हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर कमल गौतम हैं। कमल गौतम जी से इनके साहित्य सृजन और काव्य सृजन के बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। साथ ही ये एंकरिंग भी करते हैं। दशहरा किसान रंगमंच पे भी इनको कई बार देखा है और आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। इनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर कमल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया और एसटीएन परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका और पूरे एसटीएन परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर कमल जी, आप सबसे पहले अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आप इस काव्य यात्रा से जुड़े? मैं कोटा राजस्थान में ही पला बड़ा हूँ और अपने जिसे पुराना कोटा कहा जाता है, केथुनी पुल में मेरा निवास है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिनेश सर और आप जैसे लोगों को देख के ही हम इस आगे काव्य रचना में, एंकरिंग में, इसमें आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ। तो आज लगभग 7 से 8 साल मुझे हो गए जिसमें मैं काव्य रचना भी लिख रहा हूँ, मोटिवेशनल सेशन ले रहा हूँ, एंकरिंग कर रहा हूँ और साथ ही इसके साथ मैं कोटा स्थित एक प्रतिष्ठित संस्थान रेजोनेंस में भी एडमिशन मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और एंकरिंग तो मेरा एक शौक़ था, पहले मेरे को स्टेज पे चढ़ना था और साथ साथ मैं बता दूँ इसके साथ एक और काम है जो पिछले 10 से 15 सालों से मैं लगातार कर रहा हूँ। मैंने रामलीला में भी कोटा में दशहरे में लक्ष्मण का रोल करा हुआ है और सुरभि कला केंद्र के माध्यम से मैं पिछले 15 साल से उन्हीं से जुड़ रहा हूँ। तो रामलीला के विभिन्न पात्रों में मैंने रोल करा है। तो जब मंच पर आप देखो जैसे लोगों को देखकर चढ़ना, उठना और आगे बढ़ना सीखा तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। और शिक्षा में बात करूँ तो पीएचडी मैंने किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है मैनेजमेंट में, एमबीए किया हुआ है और इसी को देखते हुए मैं एजुकेशन लाइन में जुड़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो आप सीख रहे हैं, जो आप लगातार सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन लाइन भी चुनी क्योंकि ये सबसे अच्छी लाइन है जो देश के भविष्य को तैयार करती है। तो उसका कार्य कर रहा हूँ और साथ में जो बात है काव्य और मोटिवेशन सेशन और एंकरिंग, ये लगातार मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर कमल जी, आप एक रंगकर्मी भी हो। ये रंगकर्मी का जो शौक़ था आपको कब से लगा? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बात 2004-05 की है जब दशहरे मेले में सामने बैठ के जब देखा करते थे और जब मोबाइल का क्रेज़ कम हुआ करता था। मैं बताना चाहूँगा वो पल जो थे, शायद आजकल की जनरेशन उसको मोबाइल में स्क्रॉल करके नहीं भी देख सकती या उसको मोबाइल में स्क्रॉल करके वो आनंद नहीं ले सकती जो हमने लिया था। तो सामने वो ताड़का वध का सीन हो रहा था और लक्ष्मण शक्ति का जब सीन हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हमें भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। और सुरभि कला केंद्र के जो निदेशक थे, जहाँ जो अधिकतर रंगकर्मी जिनका नाम जानते हैं, श्रीमान श्रीनाथ जी गौतम साहब, उनके सानिध्य में उन्हें ज़रूरत पड़ी कि उनको लक्ष्मण के किरदार की आवश्यकता थी। तो मैं सामने बैठा और उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा, करेगा क्या? मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। और फिर लगातार उन्होंने मुझे 1 साल 1.5 साल तक मेहनत कराई, प्रैक्टिस कराई। उनके आशीर्वाद से मैं हाड़ी रानी, वीर कुंभा और बहुत सारे नाटक मैंने करे हैं जिसमें मैंने रोल करा है। और सबसे पहले 2007 में मैं दशहरे मैदान रंगमंच पर ही लक्ष्मण का किरदार कराया और आप सभी का, लोगों का, कोटा के लोगों का, हाड़ौती के लोगों का, इवन मैं कहूँ तो चूँकि उसको एसटीएन के माध्यम से पहले लाइव बहुत सारे लोग देते थे, पूरे इंडिया के लोग लगभग अपने चैनल्स के माध्यम से देखते थे, तो उनका प्यार जो मिला, मैं मतलब उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और लगातार चलते रहते हैं इस लाइन में, आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर कमल जी, आपने जो रंगकर्मी में यानी रामलीला में आपने लक्ष्मण का पात्र जो सामने लाए आप, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कार्यक्रमों के लिए? सर बेसिकली मैं आपको बता दूं, मेहनत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे कार्यक्रम के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हम मेहनत करके हम डायलॉग्स याद कर सकते हैं,
पर जो एक्सप्रेशन आते हैं या जो बिल्कुल, वास्तविकता चेहरे का उतरती जो है, भाव है, जो वास्तविकता उतरती है, वो आपको स्टेज पे जाके पता लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ याद कर लेते हैं, पर्दे के पीछे बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर यदि 50 लोग भी सामने बैठे और स्टेज पे खड़े होने पे जो यदि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो सब कुछ हो जाता है। तो हमारे अंदर जो हमारे गुरु थे जिन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपने अंदर आत्मविश्वास भरो कि आप कर सकते हो। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, लगातार 1.5 साल मेहनत करी, और मेहनत ऐसी करी कि 10 कलाकार भी होते थे उनके सामने। हमारे जो श्रीनाथ जी ताऊ जी है, मैं ताऊ जी उनको बोलता हूँ, तो वो कहते थे उठ खड़ा हो ये डायलॉग बोल, उठ खड़ा हो ये डायलॉग बोल। तो मैंने कभी शर्म नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस लाइन में हम लोग हैं, चाहे कलाकार की कोई सी भी लाइन हो, चाहे आपकी लाइन हो या इस तरह की जो भी लाइन है जो लोगों से मिलने वाली लाइन है, उसमें शर्म सबसे पहले छोड़नी पड़ती है। आपको जब भी आपकी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, यदि आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रतिभा को दिखाने के लिए जो शर्म, लाज, लज्जा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ईगो छोड़ दो या अपना सिस्टम छोड़ दो, पर अपनी शर्म छोड़कर जहां हम अपनी प्रतिभा दिखा सकें, यदि हम आगे बढ़ेंगे तो मेहनत और सफल होगी। और मैंने यही करा, लगातार 2 साल तक मेहनत करी, और फिर 2005 से मुझे सिलेक्शन हुआ, पर 2007 में पहली बार मंच मिला जिसमें मैं आगे बढ़ा। एंकरिंग का भी आप एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके साथ जुड़ा है जी। किस तरह आपने एंकरिंग का मतलब लोगों के सामने बोलना, ये भी एक कला है, और किस तरह मोटिवेशनल क्लासें आप? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सीन ऐसा ही हुआ कि जब मैं रामलीला में रोल कर रहा था तो कोई बोलने वाला नहीं होता था कि भाई पहले रामलीला के पहले कैसे शुरुआत करें या करें। तो मुझसे लोग कहते थे, मेरे दोस्त कहते थे यार तू चल जाएगा क्या। जनरली बात होती है कि भाई हमारी हाड़ौती की भाषा में बोला तू चल जाओगे कर लगूंगा। तो उसी तरह से बात शुरू हुई। मैंने कहा हाँ चल जाएंगे, क्योंकि अपन स्टेज पे चढ़ चुके थे, लोगों को फेस कर चुके थे, तो इतना डर नहीं था। धीरे धीरे एक बार चढ़ गए, फिर प्रोफेशनली एक बार एक लेडीज संगीत करने का मौका मिला, फिर एक बार हल्दी की सेरेमनी का करना मिला, फिर एक बार कॉर्पोरेट इवेंट मिला, एक एक करके। पर हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं आज भी तैयारी करता हूँ। यदि मैं आज आपसे मिलने आया हूँ तो उसके पहले भी कुछ मुझे प्रिपेयर करके या कुछ तैयार करके कि मुझे क्या जवाब देने चाहिए वो करने चाहिए। तो उस तरह से मैं स्टेज पे चढ़ा और उसके बाद लगातार करते गया। और ऐसे ही जब मैं बच्चों से मिलता था, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में था, तो उनकी समस्याओं से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको समझाना चाहिए। और उनको समझाने के लिए जब बच्चे की समस्या आती थी और मैं नहीं समझता था चीज़, तो मैं उसको देखता था, पढ़ता था किताबों के माध्यम से। मोबाइल ऐप चल रहे हैं, पर किताबों के माध्यम से, कई चीज़ों के माध्यम से मैं उसकी जानकारी लेता और वो कहानी किस्सों में बच्चों को समझाता, तो वो मोटिवेट होते थे। फिर धीरे धीरे 2, 4, 5 लोगों ने देखा तो उन्होंने अपने सिस्टम पे बुलाया। मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कोटा का जो हेड ऑफिस है वहाँ मोटिवेशन सेशन के लिए बुलाया। और मुझे आज भी याद है कि वो 4,000 रुपये का चेक है जो आज भी मेरे पास पड़ा है, मैंने उसको क्लियर नहीं कराया, क्योंकि वो एक संपत्ति होती है, आप किसी बड़े कॉर्पोरेट में पहली बार जाके देते हो, तो वो सिस्टम था। तो मोटिवेशन सेशन अभी फ़िलहाल ही कल भी मेरा एक सेशन था, ऑनलाइन सेशन था, इंटरनेशनल वेबिनार, तो वो लगातार मैं करता रहता हूँ। जो चार्जेबल बेसिस पे नहीं करके बेसिकली मैं नॉन चार्जेबल और प्रॉफिटेबल या मोटिवेशनल सेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें रिक्वायर्ड है। और बाकी प्रोफेशनल जो चलता है वो चलता रहता है, पर बेसिकली मेरा मोटिवेशन का उद्देश्य वो है, उनको ज़्यादा मिलना चाहिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है। क्योंकि आज की समस्या ऐसी हो गई सर, मैं आप इसको अदरवाइज न लें, या जो इतने भी दर्शक देख रहे हैं वो अदरवाइज न लें, कि हम जिस तरह से मोबाइल में, मैं कह रहा हूँ आप सब भी हो सकता है मोबाइल में ये प्रोग्राम देख रहे हो, पर मोबाइल का उपयोग जितना अच्छा है उतना ही मोबाइल का उपयोग बेकार भी है यदि हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करें। तो हम जो चीज़ें खोते जा रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशनल सेशन, इस तरह के स्पीच, इस तरह की बातों से, और जिस तरह से आप प्रोग्राम साहित्यिक और इस तरह के प्रोग्राम ला रहे हैं लोगों से मिलाने के लिए, इस तरह के प्रोग्रामों को सुन के ही कहीं ना कहीं हमें आगे सीखने को मिलेगा। तो वही मैं आप दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह के प्रोग्राम्स को सुने, समझें, सीखें, ताकि आप अपनी जानकारी से रहें। क्योंकि साहित्य एक ऐसा विषय है, या जिन कविताओं को या साहित्यों को आप करें, वो एक ही है। मैंने सर कवि के माध्यम में, क्योंकि कई कवि सम्मेलन भी मैंने होस्ट करे हैं, कुमार विश्वास साहब का एक बार देखने को मिला था, परंतु विनीत चौहान साहब के साथ मैंने होस्ट करा है प्रोग्राम। तो उसमें मैंने देखा था, मैंने एक चीज़ देखी, भगवान
शायद बोल नहीं सकता, पर कवि और साहित्य के रूप में भगवान ने माँ के रूप में, पूरे भारत माँ जब हम बोलते हैं भारत माँ बोल नहीं सकती, तो कवियों और साहित्य को एक माँ के रूप में भारत माँ ने रिप्रेजेंट करा है। और पूरा भारत ये चाहता है कि कवि जीवन की सच्चाई, लोगों की सच्चाई कविता के और साहित्य के माध्यम से साथ में लाए। और कई कवि और साहित्य के लोग हैं जिनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो इस मोर्चे को संभाले हुए हैं और वास्तव में सच्चाई, जैसे 5वां स्तंभ संविधान का न्यूज होता है, आप लोग सच्चाई सामने लाते हैं लोगों को, इसी प्रकार कवि और साहित्यिक लोग भी एक भारत माँ के रूप रिप्रेजेंटेटिव होके एक सच्चाई सामने लाते हैं। और आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, तो वो सच्चाई सुने, इस भाषाओं को समझें और इन शैली को समझ के यदि सच्चाई होती है तो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। डॉक्टर कमल गौतम जी, अब आती है बात आपके काव्य यात्रा की। जी, आपके घर में कभी काव्य या साहित्य का माहौल रहा? सर कभी नहीं रहा, मैं ऐसा कहूँ तो। मेरा घर राजनीति माहौल शुरू से रहा है, और शायद मतलब हम जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग बात है, पर मेरा तो नाम ही कमल रख दिया, तो अब मेरी तो आखिर राजनीति उसमें खुली है। इसलिए थोड़ा सा बोलने का कॉन्फिडेंस और लोगों के सामने जाने का कॉन्फिडेंस मुझे बचपन से आया। मेरे पिताजी जो सर्वब्राह्मण समाज के अभी भी संभागीय अध्यक्ष हैं, राजेंद्र जी गौतम, मेरे चाचा हैं जो राजनीति क्षेत्र में रहे हुए हैं, तो इस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है आप भी पुराने कोटा से ही आए, तो आप लोगों को एसटीएन चैनल को आज से नहीं देख रहे हैं, हम सालों से देख रहे हैं। और एसटीएन चैनल के अलावा भी आप लोगों को जब देखते हैं, सीखने का मौका मिलता है आप सभी लोगों को, तो उसका हमें फ़ायदा हुआ और उसी से हम आगे बढ़े। और जब कोरोना काल था या उसके पहले तो लिखना, जो मन की बातें थी उनको लिखना प्रारंभ करा। मन की बातों को जब लिखना प्रारंभ करा तो पता ही नहीं चला कि वो कब कविताओं में ढलने लग गई, कविता और साहित्य में ढलने लगी, तो अपन उस लाइन के हम आगे की ओर। कमल जी, जी, किन किन कवियों से आप ज़्यादा प्रभावित रहे? सर मैं बात करूं तो डॉक्टर हरिओम पंवार साहब हैं, बिल्कुल अपने आप में जो लिखते हैं, जीवन की सच्चाई लिखते हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। विनीत चौहान साहब से प्रभावित हूँ। सुनने में यदि हम कुमार विश्वास साहब की बातों को सुने, उनके वर्णित को सुने, उनके व्यंग को सुने, तो ये देखने को या ये सीखने को मिलता है मुझे कुमार विश्वास साहब से कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उसके लिए आपको बैक सपोर्ट पढ़ना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप कोई भी बात हवा में कर रहे हैं, वो जो बोलते हैं उसका प्रमाण लेकर साथ में चलते हैं। तो ऐसे कवि हैं और अपने हमारे पड़ोस में ही रहे हुए हैं और जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहा है। दुर्गादान सिंह जी गौड़ साहब हैं, वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने बताया कि आपके यदि मान लीजिए उनके जैसे हमें पता है कि उनके हाथ में प्रॉब्लम है, एक हाथ नहीं है, उन्होंने ये सिखाया है कि यदि आप जीवन से हार गए तो आप हार गए। यदि आप में कोई कला है, आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस है, तो उनसे बड़ा प्रमाण मैं नहीं देख सकता। यदि वो भी ऐसे सोच लेते कि यार मेरा हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद देश ही नहीं विदेश के कोने कोने में जो दुर्गादान सिंह जी गौड़ साहब को जानते हैं तो उनको नहीं जानते। तो ऐसे कवियों को देखकर जो प्रेरणा मिलती है, अभी हमारे युवा कवि उनके बेटे निशा मुनि गौड़ साहब है, वो हैं। कवि पीयूष परिंदा है जो लगातार लिखता रहता है, मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले हमारे रिकॉर्डिंग के पहले जो चर्चा करी, वो अच्छा लिखता है, तो उससे बात करने को उनका सपोर्ट मुझे लगातार मिलता रहता है। तो ऐसे जो युवा कवि हैं आपस में इनका सपोर्ट मिलता है। तो बहुत सारे, मतलब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि नाम लूंगा तो शायद हो सकता है जो पूरा सेशन है उनके नाम में ही निकल जाए, पर हर किसी को मैं कहूँगा सर, जिसको भी सुनते हैं सबसे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार कमल। कमल जी, कोई रचना हो हमारे दर्शकों को सुना? सर मैंने जो पहली रचना लिखी थी और वो रचना मैं आपको जो सुनाना चाह रहा हूँ वो माँ पे है। मैंने माता पे, पिता पे, बहनों पे, सब पे लिखा है। और ये रचना है तो मैं छोटी सी इसका शीर्षक बताऊंगा कि आपने भी देखा होगा, हम बचपन से देखते हैं कि माँ को हमने कभी भी सोते हुए नहीं देखा। सोते हुए नहीं देखा का मतलब हम सोते हैं जब वो उठ जाती है, हमारे उठने के पहले उठ जाती है, हमारे सोने के बाद सोती है, तो नहीं सोता। तो मैंने इस पे ही लिखने का प्रयास करा है और माँ पे के माँ को हमने सोते हुए कभी नहीं देखा और उसको इस तरह से लिखा है कि मुझे पता नहीं माँ कब सोती है, मुझे पता नहीं माँ कब सोती है, तब तक जगी हुई होती है, मेरे उठने के पहले मेरे समीप चाय रखी होती है, मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। वाह। जब मैं दफ्तर से लेट हो जाऊं, जब मैं दफ्तर से लेट हो जाऊं तो मेरे इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ी होती है, जब मैं दफ्तर से लेट हो जाऊं तो मेरे इंतज़ार में दरवाजे पर खड़ी होती है, और कभी जल्दी जाना हो
कभी जल्दी जाना हो तो मुझसे पहले मेरे सभी सामानों के साथ वह तैयार खड़ी होती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। यदि रात में बताए समय से कुछ क्षण भी लेट हो जाऊं, ये सबके साथ है, चाहे लोग कहें कि मेरी माँ कितनी ही बुजुर्ग हो गई है, पर ये सबके साथ है कि यदि रात में बताए समय से कुछ क्षण भी लेट हो जाऊं तो अपनी आंखों में आंसू के मोती चमकाए हुए होती है। यदि रात में कुछ क्षण भी लेट हो जाऊं तो अपनी आंखों में आंसू के मोती चमकाए हुए होती है, पर मेरे इंतजार में तब भी वह नहीं सोती है। मुझे पता नहीं माँ आज तक कब तक सोती है। मुझे पता नहीं माँ कब सोती है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक लगातार काम करने के बाद भी एक वो है जिनके चेहरे पर हंसी होती है। लगातार काम करने के बाद भी एक वो है जिनके चेहरे पर हंसी होती है। मुझे आज तक पता नहीं मेरी माँ कब सोती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। और उनके लिए कुछ लाइन लिखी है, जिनके माँ नहीं है, जिनकी माँ ऊपर होती है, गई है कि जिनके माँ नहीं होती उनकी भी माँ ऊपर आसमान में तारों से चमकती होती है। जिनके माँ नहीं होती उनकी माँ भी आसमान में तारों से चमकती होती है। वो अपनी बच्चों को देख जगी आंखों से खुश होती है। वो अपने बच्चों को देख जगी आंखों से खुश होती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। माँ वहाँ भी नहीं सोती, मुझे पता है कि वहाँ भी टेंशन रहती होगी कि बेटा आए नहीं है। तो जब जिनके माँ नहीं होती उनकी भी माँ आसमान में तारों से चमकती होती है और अपने बच्चों को देख वो जगी आंखों से खुश होती है। अपने बच्चों को देख जगी आंखों से खुश होती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। और माँ को सुलाने का एक तरीका मैंने सोचा है, जो मैंने लिखने का प्रयास करता है कि मन करता है एक दिन बच्चा बन जाऊं, मन करता है एक दिन बच्चा बन जाऊं, माँ के आंचल से लिपट कुछ पल उनके पास सो जाऊं। मन करता है एक दिन बच्चा बन जाऊं और माँ के आंचल से लिपट कुछ पल उनके पास सो जाऊं। मुझे सुलाने के बहाने वो 2 पल सोएगी तो सही। मुझे सुलाने के बहाने वो 2 पल तो सोती है। मुझे अपनी बाहों में सुलाकर वो बहुत खुश होती है। मुझे सुलाने के बहाने वो 2 पल तो सोती है और अपनी बाहों में सुलाकर वो बहुत खुश होती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। सच कहता हूँ ईश्वर का वरदान, ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर का रूप होती है। सच कहता हूँ ईश्वर का वरदान, ईश्वर की प्रार्थना ईश्वर का रूप होती है। दोस्तों पर धरती पर ईश्वर के रूप में, दोस्तों धरती पर ईश्वर के रूप में पिता के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। मुझे आज तक पता नहीं माँ कब सोती है। मुझे आज तक पता नहीं। बहुत सुंदर डॉक्टर कमल जी, बहुत बढ़िया काव्य है आपका। और जो आपकी लेखनी में धार है वास्तव में काबिल तारीफ है। धन्यवाद साहब। डॉक्टर कमल जी, अब तक कितना काव्य संकलन कर चुके हैं आप? सर मेरे पास लगभग इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, पर 300-400 से ज़्यादा तो कविता और साहित्य मैंने लिख ही रखे होंगे जी। कहीं ना कहीं। तो क्या भविष्य में कोई कृति सामने लाना चाहोगे समाज के पुस्तक के रूप में? सर यदि लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों को अच्छी लगी और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा, तो ज़रूर हर व्यक्ति का सपना होता है कि कुछ ना कुछ आगे बढ़े और लगातार लोगों का यदि मोटिवेशन मिलता रहता है, लोगों को साथ मिलता रहता है, तो ज़रूर करना चाहेंगे। डॉक्टर कमल जी, एक कृति निकालने के लिए राजस्थान साहित्यिक अकादमी भी मतलब इससे आर्थिक संबल देती है जी। एक कोई पांडुलिपि तैयार कर आप कहीं भेजने का विचार है या कई जो वरिष्ठ साहित्यकारों से आपकी बात हुई ऐसी? सर अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई, क्योंकि फ़िलहाल मैं खुद लिख के, और जो मेरे जानकार लोग हैं या कहीं मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ अभी करता हूँ, मतलब लिखने की का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपका लोगों को अच्छा लगने लगे और जिस दिन कोई ऐसा साहित्यकार मिल जाए जो आपकी उंगली खुद पकड़ ले, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सीख तो मैं बात करूँ तो सर एक अर्जुन थे जिनको गुरु का आशीर्वाद डायरेक्ट मिल गया था, है ना। और आप जानते हैं एक वो थे जिन्हें गुरु का आशीर्वाद डायरेक्ट तो नहीं मिला था पर अप्रत्यक्ष रूप से मिला था। तो कई ऐसे गुरु हैं, कई लोग हैं जिनको देख के हम सीख रहे हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कब गुरु उंगली पकड़ते हैं, ये तो साहित्य की कला में, तो जब जो उंगली पकड़ लेंगे गुरु तो हो सकता है कि बहुत बढ़िया। और आपके चैनल के माध्यम से ही हो सकता है, यदि कोई आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो STN परिवार के लोग और उनमें से ही कोई यदि चाहेंगे तो ज़रूर होगा। आपने गद्य में भी कुछ लिखने का प्रयास किया? हाँ सर, लघु कथाएं या कुछ? सर मैंने कुछ
मतलब एक नाटक बन रहा था, बहुत उसके लिए मैंने कुछ लिखने का प्रयास करा था, कुछ ऐड फिल्म का। अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ है, पर अभी बात चल रही है उस पर, तो जी। मैंने उनको लिख के तो दे दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, क्योंकि अभी मैंने, पर ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल लिख के उसको प्रिंटी फॉर्मेट में आ गया हो या वो बिल्कुल। डाउनलोड हो गया, पर मैंने हाँ कुछ लिखा है, देखते हैं कब आता है। एक रचना और हमारे दर्शकों को सुनाएं आप। सर मैं आपको वो रचना सुनाना चाहूँगा जो आज के कोटा की सिचुएशन है, और जी। ये हम सबकी स्थिति है। बिल्कुल। ये वो रचना है जो शायद मुझे ऐसे लगती है कि हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। मैं कुछ 1 मिनट लेना चाहूँगा इसमें, जी। है ना। पर वो रचना मेरे बहुत करीब है, और वो इसलिए करीब है कि ये हम सब लोग हैं, इस भ्रम में ही जीते हैं, और हम सब वो हैं कि उस भ्रम में जीकर कुछ ना कुछ खो देते हैं। बिल्कुल। ये मोटिवेशन को लेकर भी है। ये रचना वो है जिसका शीर्षक है काश, बिल्कुल। है ना। काश में ही हम सब जी जाते हैं। तो मैंने लिखा है सर कि काश एक छोटा सा शब्द नहीं होता मेरे पास, वाह। काश एक छोटा सा शब्द नहीं होता मेरे पास, तो मुझे नहीं रहती किसी भी चीज़ की आस। वाह। काश सोचता हूँ, काश अब हमारी सोच क्या होती है, हम किस तरह से वेस्ट करते हैं, कि सोचता हूँ काश पहले मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाता तो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी कर पाता। सोचता हूँ काश सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाता तो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी कर जाता और बहुत सारा पैसा होता मेरे पास। काश वाह। सोचता हूँ काश अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जा पाता, या दूसरे शहर से अपने शहर में आ पाता। सोचता हूँ काश अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जा पाता, या दूसरे शहर को छोड़कर अपने शहर में आ पाता, वहाँ रहकर ही अपना करियर बना पाता, तो सब कुछ होता मेरे पास, तो सब कुछ होता मेरे पास। काश सोचता हूँ किसी और के बताए निर्णय की जगह, सोचता हूँ किसी और के बताए निर्णय की जगह अपने ही निर्णय पर अडिग रह जाता। वाह। सोचता हूँ किसी और के बताए निर्णय की जगह अपने ही निर्णय पर अडिग रह जाता, तो ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छू पाता। काश सोचता हूँ, अब क्या होता है, ये मैं उन जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ जिनका फर्स्ट लव था, कि सोचता हूँ उसके साथ बिताया वो पल कभी ना भुला पाता। सोचता हूँ उसके साथ बिताया वो पल कभी ना भुला पाता, और हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका हो जाता, तो जीवन में नया रंग आता। काश बहुत। काश सोचता हूँ काश भविष्य में ऐसा कर पाऊंगा। फिर काश में क्या होता है कि सोचता हूँ काश भविष्य में ऐसा कर पाऊंगा, इस जिंदगी के आंगन में नए पुष्प खिलाऊंगा, और इसकी महक से, इसके रंग से सभी में खुशियां बिखेर जाऊंगा। काश। पर काश क्या है, उसकी ये लाइनें जो हैं वो आपको बताएगी कि काश क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए, और काश में सबसे बड़ी समस्या क्या है। यह काश ही तो है हमें जो अतीत और भविष्य में जीना सिखाता है। यह काश ही तो है जो हमें अतीत और भविष्य में जीना सिखाता है, और वर्तमान में छोड़ यादों में जीना सिखाता है। वाह। ये काश ही तो है जो हमें भविष्य और अतीत में घुमाता है, और वर्तमान को छोड़ यादों में जीना सिखाता है, और सिर्फ मनुष्य खुद से, अपनों से और समाज से अलग हो जाता है। वर्तमान में नहीं जीता वो, मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा कर लूँगा, वो काश में ही सोचता है। तो इसीलिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये काश ही तो है जो हमें अतीत में और भविष्य में घुमाता है, और वर्तमान को छोड़ यादों में जीना सिखाता है, और इसलिए मनुष्य खुद से, अपनों से और समाज से अलग हो जाता है। यह काश ना होता तो पुरानी यादों का एहसास न होता। यह काश ना होता तो पुरानी यादों का एहसास न होता। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जी पाते, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जी पाते, और आज की परिस्थितियों में ही खुश हो जाते, आज की परिस्थितियों में ही खुश हो जाते। जीवन में नए रंग, नई उमंग और नया उत्साह लाते, सिर्फ और सिर्फ यदि इस काश को भूल पाते, सिर्फ और सिर्फ इस काश को भूल पाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कमल, बहुत अच्छा काव्य आपका है। धन्यवाद सर। कमल जी, आपने अभी तक किन किन विधाओं में लिखा? सर मैंने जो लिखा है, मैं आपको बताऊं, मैं पद्य कुछ लिखने की कोशिश करी थी जी, है ना, और इसी तरह से जो मैंने आपको सुनाई, इसी तरह से मैं लगातार लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। पर मैं जो लिखने में बेसिकली मेरा जो रहता है वो परिवार, समाज से जो लगातार जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर, है ना, और जो मोटिवेशन है, लोगों को आगे बढ़ाने के किस्से हैं उसको लेकर। क्योंकि ये काश भी मैंने कब लिखा, जब कोटा में सुसाइडल और ये होते हैं, तो बेसिकली कोटा का बच्चा जब कोटा में आता है तो उनको देख के ही मैंने काश लिखा था कि वो यहाँ आके किसी न किसी रूप में
उसका सपना उसको लगता है पूरा नहीं हो रहा, पर वो जीता आते ही कि मैं तो IITian बन गया, वो सोच लेता है। या मेडिकल वाला बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बन गया, और उसी में वो काश ही काश में जी के शायद वर्तमान में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता। और जब उसका सपना पूरा नहीं होता तो वो इस तरफ जाने की कोशिश करता है, या यहाँ आके वो फर्स्ट मतलब चूंकि टीनेजर लेते हैं तो प्यार मोहब्बत में लग जाते हैं। तो इस तरह ही मैंने काश लिखने की कोशिश करी। तो वर्तमान जो मुद्दे हैं उनको लेकर मैं लिखना, परिवार को लेकर लिखना और इन चीज़ों को लेकर लिखने का प्रयास मेरा ज़्यादा रहता है। जी, जब आपने काव्य और साहित्य के लिए कलम उठाई तो प्रेरणा स्रोत उस समय कौन थे आपके? सर बेसिकली मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने दुर्गादान सिंह जी गौड़ साहब को सुना जी, जब मैंने कुमार विश्वास साहब को सुना, और ये जो युवा साहित्यकार हैं जैसे कवि पीयूष परिंदा है या इस तरह के जो लोग हैं इनको सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। जब मैंने ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी, जब कलम उठाई कि मैं कविता ही लिख रहा हूँ, मैंने ये नहीं सोचा था जब कलम उठाई थी कि कमल कलम उठाकर कलम के साथ कुछ ऐसा कर जाएगा कि ये नया रंग दिखाएगा। तो वही है कि लोगों के साथ मिलते हुए जब शब्दों से धीरे धीरे कलम उठाई, लिखने का प्रयास करा, तो 1 से 2, 2 से 2 बने। फिर कई लोगों के सपोर्ट से ऐसा लगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। तो करके तो जो मैंने आपको नाम बताया, जिन लोगों से मैं मिला या जो सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम सुनते हैं, तो प्रेरणा स्रोत बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। शायद मेरे पिताजी भी प्रेरणा स्रोत बन गए, और वो कैसे बन गए कि कभी उन्होंने मुझे डांटा हो, या मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ ऐसा करा हो कि मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ लिखना चाहिए, तो प्रेरणा स्रोत बन गए। आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गए कि आपने जब इस तरह के प्रोग्राम्स करे, जब आपने मोटिवेशंस लोगों को करा, जब आप चैनल लेके आए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ कि 2010 में जब हम MBA कर रहे थे तो मैं खुद आपके यहाँ ऑडिशन देने आया था, है ना, और उस टाइम आपने मुझे सेलेक्ट भी नहीं करा था, मुझे कहते हुए वो हो रहा है। तो पर मुझे ऐसा लगा उस टाइम, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे स्टेज पे चढ़ना है, और उसी का परिणाम ये है कि सर आज मैं आपके सामने हूँ, एज ए न्यूज़ एंकर नहीं हूँ पर किसी न किसी रूप में आपके सामने हूँ। तो वो भी मेरे लिए प्रेरणा था। तो कई ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं जो हार कर शायद हम आगे बढ़ गए, और हमें ऐसा लगा, मुझे बस ऐसा लगता है सर कि मैंने हारना नहीं सीखा, मैंने कोशिश करना सीखा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कई लोगों को ये बात गलत लगती हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हारने की जगह उनसे सीखना लगा। कोई भी चीज़ हो उससे 2 दिन तो ऐसा लगता है ये बुरा है, पर वो 2 दिन बुरा लगने के बाद तीसरे दिन ऐसा लगता है कि नहीं, एक दिन तो वहाँ जाना है, एक दिन तो वो करना है। तो वही प्रेरणा स्रोत होती है। तो जाने अनजाने में बहुत सारे लोग प्रेरणा स्रोत हैं जिनके लिए, मतलब जिनको मैं आज आपके माध्यम से प्रणाम करना चाहूँगा। डॉक्टर कमल जी, असफलताएं मिलती रहती है, उसी के बाद एक सफलता का दौर आता है, तो आप में भी वो हुनर देखने को मिला हमें। धन्यवाद सर। डॉक्टर कमल जी, जब आपने कई काव्य मंच मतलब काव्य मंच से कई काव्य पढ़ा? हाँ सर, 2-3 जगह पढ़ा है मैंने जी, है ना, और ज़्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं पढ़ा मैं, इतने बड़े लेवल पे नहीं गया। हाँ, पर कुछ जगह छोटी जगह हैं वो है। बाकी एंकरिंग और मोटिवेशन सेशन तो मैं सैकड़ों कर चुका हूँ, सैकड़ों हजारों उसमें करा। और काव्य में भी मैंने यही कहा, पहले भी कह चुका हूँ मैं, कि आपके माध्यम से या लोगों तक जब प्रेरणा पहुँचती है, कोई गुरु उंगली पकड़ लेंगे तो इसमें भी आगे यात्रा निकल जाएगी, नहीं तो अपन अपना काम तो कर ही रहे, लगातार हम हमारा काम कर रहे हैं। जिस दिन भी परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हुआ, बड़ों का, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, उस दिन नाव तैरने में समय नहीं लगता। डॉक्टर कमल जी, जब आप अपनी कोई कविता लिखते थे, फिर उस कविता को आप किसी अच्छे कवि या साहित्यकार, आपके गुरु से जचवाते थे, उसमें कई बार कमियां भी नज़र आती थी, तो उस समय कैसा लगता था आपको? किस तरह का एक सर, शुरू में तो क्या हुआ, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये हर किसी की बात होती है। शुरू में तो जब जिससे जचवाते हैं या जिससे चेक करवाते हैं, जब वो कमी निकालते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार इनको कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है। पर जब उनके कहने के बाद बुरे मन से जब उसमें चेंजेस कर लेते हैं जी, और वो जब लोगों को पसंद आती है, तो समझ में आती है कि नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज़ थी। नहीं तो शुरू में हमें ऐसा लगता है कि यार हम जो है वो बिल्कुल सही है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
पर कई लोग हैं, कई मेरे से सपोर्टिव हैं जो बताते हैं कि यार आपकी ये शैली को इस तरह से चेंज करो। मतलब फ़िलहाल आज भी मैं जब कोई कविता लिखता हूँ तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कुछ लिखा, तो उन्होंने कहा यार आप सीधा गद्य में लिख रहे हो, डायरेक्ट अपनी बात कह रहे हो, तो आपको इनडायरेक्ट रूप में थोड़ी सी इससे बात कहनी चाहिए। उस कविता के लिए ही उन्होंने पर्टिकुलर कहा, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं सीख रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत। तो शुरू में ऐसा होता है कि हमें जब कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों कह रहे हैं, पर जब आप उसमें चेंज करके लोगों को देते हो, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर मतलब फिर एक बार आपको पता लगा कि यार इनके बदलाव से आप में बदलाव आ रहा है, वो आता है। पर ये सर मैंने एक चीज़ सीखी है और जो मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहूँगा, गलतियों पे गलतियाँ करो, लगातार गलती करो, क्योंकि मनुष्य जीवन है तो गलतियाँ होती रहेगी, लगातार करते रहो। पर जो गलती एक बार कर लो उसको रिपीट मत करो, क्योंकि वो गुनाह है। गलतियाँ हर इंसान से होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, चाहे काव्य पाठ में हूँ, चाहे एक्टिंग, एंकरिंग, इवन ऑफिस में किसी में भी, यदि मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ, पर मैं रिपीट ना करूँ। और आपसे भी मैं यही कहूँगा, मैं अपने सेशंस में भी कई बार कहता हूँ, मोटिवेशन सेशन में, कि गलतियाँ रिपीट होती है तो गुनाह होता है, गलतियों से सीख कर आप उनसे सीख रहे हो तो ज़्यादा है। तो मैं गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ, उसको रिपीट करने की कोशिश नहीं करता। जी, ये थे हमारे साथ नवोदित कवि, जिनकी लेखन में एक धार है, और भविष्य में जो इनकी जिस तरह लिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन इनकी रचनाएं सामने आएंगी। और इन्होंने कम से कम 300-400 कविताओं का एक संकलन कर रखा है। इनका मानना है कि भविष्य में एक कृति सामने लाना चाहेंगे, ऐसा इनका मानना है। और ये एक रंगकर्मी भी हैं और मोटिवेशनल क्लासें भी ये लेते हैं। आज ये हमारी स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।